Hi, humans, and welcome back to Humanities. Let us go ahead with the next chapter, which is change and development in industrial society. Now, in the last chapter, we talked about the rural society. Rural society में क्या क्या होता है, activities कैसी होती है, festivals क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली. अब आ जाओ industrial society पे. We are going to talk everything about industrial society. Alienation क्या होता है, इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है. देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कोल माइन इंडस्ट्री. कोल माइनिंग के हजार्ड्स क्या होते हैं, ठीक है. व्हाट आर द रिस्क्स जो वर्कर्स को फेस करने पड़ते हैं. स्ट्राइक्स, यूनियंस के बारे में पढ़ने वाले. सो देयर आर वेरियस टॉपिक्स विच वील बी कवरिंग हियर आफ्टर, ठीक है. सो इस चैप्टर में देयर इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू शो यू. सारा चैप्टर इम्पोर्टेंट तो है ही, बट इसमें आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से कुछ कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है. जैसे फर्स्ट इज एलियनेशन. एलियनेशन ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसने दिया है, ठीक है. देन टाइम स्लेवरी इन द आईटी सेक्टर. हमें सबको पता है आईटी सेक्टर में कितना हेक्टिक शेड्यूल होता है वर्कर्स का. देयर शेड्यूल इज वेरी टाइट. सो इसके बारे में हमें लिखना है. देन वी ऑल्सो, दिस इज तो वेरी इंपॉर्टेंट, कोल माइंस में कैसी वर्किंग कंडीशंस होती है, इसके बारे में वी आर गोइंग टू मेक अ लॉन्ग आंसर. बीडी मेकिंग कैसे होता है, बीडी होती है ना, वो कैसे बनाई जाती है. देन बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक ऑफ 1982. इसमें वर्कर्स ने क्या क्या डिमांड्स किए थे, ये स्ट्राइक क्यों हुआ था, ठीक है. ऑल इन ऑल हमें बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़नी है. ओके, लेट अस गो अहेड विद द फर्स्ट टॉपिक. तो पहला टॉपिक आता है एलियनेशन. उसके पहले तीन सोशियोलॉजिस्ट, कार्ल मार्क्स, मैक्स वीबर और डर्कहाइम, इमाइल डर्कहाइम ने क्या कहा था कि ये जो सारे फीचर्स है ये इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है. यानी इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, जैसे जैसे आपकी कंट्री इट गेट्स इंडस्ट्रियलाइज्ड, देयर इज अ लॉस ऑफ फेस टू फेस रिलेशनशिप. पीपल गेट प्रोफेशनल. they're not at all interested in maintaining ऐसे close relations with people. they are very very professional, ठीक है. they get professional. फेस टू फेस रिलेशनशिप जो रूरल एरियाज में आपको दिखती है वो अभी इंडस्ट्रियल सोसाइटी में नहीं दिखेंगे. देन देयर इज अ डिटेल्ड डिविजन ऑफ लेबर. जैसे जैसे आपकी सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइज हो रही है, जैसे जैसे अलग अलग तरीके के काम लोगों के सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे लेबर ज्यादा डिवाइड हो रहा है कि इतना काम ये सेक्ट ऑफ लेबर करेगा. सो दिस इज कॉल्ड डिविजन ऑफ लेबर, ठीक है. देन ऑल्सो देयर इज अ वेरी वेरी नेगेटिव पॉइंट given by these three sociologists कि जैसे जैसे society gets more and more industrialized, the work it gets repetitive and exhausting. People get tired of working. Like for example, let me give you the example of IT sector. People are experiencing a lot of exhausting and repetitive work which they have to do, okay. They get frustrated, and hereafter comes our concept of alienation, ठीक है. बेसिकली एलियनेशन में बता क्या रहे हैं, एलियनेशन ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, सबसे पहला क्वेश्चन कार्ल मार्क्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीयूईटी में ये क्वेश्चन पक्का एक्सपेक्टेड है. who gave the concept of alienation? It was Karl Marx who gave the concept of alienation. Now what is the concept exactly? So let's see that. इधर बोला है कि पीपल डोंट सी द एंड रिजल्ट ऑफ देयर वर्क. यानी इतनी बड़ी फैक्ट्री है जिसमें आपको बस एक छोटा सा पोर्शन काम करना है, इतना सा काम करना है. सो you're just a small part of that entire big project. So people often don't see the end result of their work because they're producing only a part of it, right? And work कैसा होता है, repetitive and exhausting होता है. बट ये जो काम है इट इज बेटर देन बीइंग अनएम्प्लॉयड, कि कुछ ना होने से कुछ होना बेटर है, इसलिए लोग कर रहे हैं ये काम, ठीक है. बट दे आर नॉट एक्चुअली एंजॉयिंग इट. इट्स जस्ट अ बर्डन फॉर देम. पीपल डोंट एंजॉय वर्क, बट उन्हें लाइवलीहुड के लिए, सर्वाइवल के लिए जबरदस्ती ये काम करना पड़ रहा है. एंड दिस कंडीशन was called alienation by Karl. So what is the basic definition? ये last point लिख के आओगे आप. People don't enjoy work but see it as something they have to do only in order to survive. They're doing it only for survival. ठीक है. Survival depends on whether the technology has any room for human labor. Obviously, technology is
taking over the human labor. There's no scope आजकल तो human labor के लिए, but still इंडिया में अभी भी एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन विच नीड्स ह्यूमन लेबर. ठीक है, सो लोग कैसे कैसे तो भी काम कर रहे हैं. बट एलियनेशन का कॉन्सेप्ट, आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर दैट who gave it the concept of alienation? Karl Marx. What is the concept? People do not enjoy their work but see it as something they have to do in order to survive. Cool. अब थोड़ा सा आगे जाते हैं. नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम निग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज ये एक बॉक्स में बना है, तो बॉक्सेस ये जो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, डू नॉट निग्लेक्ट सच बॉक्सेस. द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कन्वर्जेंस थीसिस. व्हाट इज दिस कन्वर्जेंस थीसिस? सबसे पहले किसने दिया? क्लार्क केर. क्लार्क केर, राइट इट अप. ठीक है, अब कन्वर्जेंस थीसिस गिवन बाय क्लार्क केर सजेस्ट दैट, ये थीसिस किसके बारे में बताता है? ये इंडिया के बारे में बता रहा है. नाउ इट इज सेइंग दैट एन इंडस्ट्रियलाइज्ड इंडिया ऑफ 21st century is sharing more features with China and USA. यानी इंडिया किसके जैसा बनता जा रहा है? इंडिया चाइना और यूएसए जैसे बनता जा रहा है देन इट शेयर्स विद द 19th century इंडिया. यानी ऑब्वियसली वी थिंक कि 19th century इंडिया 21st century इंडिया में काफी सिमिलर फीचर्स होंगे, बट ऐसा नहीं है. यहाँ पे इंडिया पे इन्फ्लुएंस किसका पड़ रहा है? चाइना एंड यूएसए का, ऑल थैंक्स टू ग्लोबलाइजेशन ऑब्वियसली. सो दिस इज जस्ट a thesis given by Clark Kerr. You need to remember who gave the thesis, what is the name of this thesis, and what does it actually have to suggest. ठीक है, चलो let's move a little ahead. Now it's time we do a simple question. यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, इसको आपको बस इलेबोरेट करना है. इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू ग्रेटर इक्वालिटी, एक्सप्लेन. कहाँ पे मिलेगा ये पैराग्राफ? दिस इज द आंसर. सो ऐसा ही आपको आंसर राइटिंग की नोटबुक बनानी है. टॉप पैराग्राफ ले लो, उसकी फर्स्ट लाइन ले लो, आगे डाल दो एक्सप्लेन, और बढ़िया क्वेश्चंस बनाओ एंड रिवाइज दैट. ठीक है, सो इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू ग्रेटर इक्वालिटी, यू हैव टू एक्सप्लेन इट. देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे होता है, पीपल स्लोली एंड ग्रेजुअली, इट इज नॉट अ वेरी सडन इवेंट, बट धीरे धीरे लोगों का माइंडसेट इंप्रूव होने लगता है. पीपल गेट मोर एंड मोर कॉस्मोपॉलिटन. ठीक है, सो इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू ग्रेटर इक्वालिटी एटलीस्ट इन सम स्फीयर्स. ठीक है, नाउ यू हैव टू टॉक on the behalf of both the sides, for and against. So एक balanced answer आपको देना है. So industrialization से हाँ greater equality होती है कुछ कुछ spheres में, जैसे कि यहाँ पे example दिया है, caste distinctions they do not matter on trains, buses, cyber, cafes, theaters. ठीक है, on the other hand older forms of discrimination still persist. For example factory में, workplace में, there's a small corner which is still you know, आप स्टिल कास्ट एंड क्रीड में इंटरेस्टेड अभी भी होते हो थोड़ा थोड़ा, बट आपका माइंडसेट काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुका होता है वंस यू गेट इंडस्ट्रियलाइज्ड. ठीक है, एंड इवन एज सोशल इनइक्वालिटीज आर रिड्यूसिंग, इकोनॉमिक एंड इनकम इनइक्वालिटीज आर तो स्टिल ग्रोइंग. जैसे जैसे कंट्री इंडस्ट्रियलाइज हो रही है, उल्टा इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रहा है. क्यों? एक्चुअली दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर. कुछ कुछ कंट्रीज में बेटर होता है कुछ, बट इनकम इनइक्वालिटीज और जो बाकी की सोशल इनइक्वालिटीज है, वो तो उनकी गैप तो बढ़ रही है. द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर इज स्टिल परसिस्टिंग. ठीक है, और इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि बस इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द सोल्यूशन. इंडस्ट्रियलाइज हो जाओ, सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी. ठीक है, देयर आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवरीथिंग, राइट? सो domination of upper caste men in well-paying professions like medicine, law, journalism, ये तो अभी भी persist कर रहा है. Women often get paid less than men for the similar work. ठीक है, so mindset धीरे धीरे improve होगा, sudden change नहीं आ सकता. ठीक है, now let us see the situation of India.
इंडिया में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, इंडिया में जीडीपी का कंट्रीब्यूशन किस किस सेक्टर से कितना आता है, ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड इन दिस सेक्शन, ठीक है ना। वेस्टर्न कंट्रीज और इंडिया की अगर मैं कंपैरिजन आपके सामने प्रेजेंट करूं, तो आई से कि मेजोरिटी जो लोग होते हैं वेस्टर्न कंट्रीज के, वो किस सेक्टर में होते हैं, सर्विस सेक्टर। सबसे ज्यादा जो प्रिवेलेंट सेक्टर होता है वेस्टर्न कंट्रीज में, दैट इज सर्विस सेक्टर। मेजोरिटी पीपल वर्क हियर, ठीक है, फॉलोड बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर, और सबसे कम इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में there's the least population engaged in the western countries, but in India the scenario is exact opposite. क्यों? क्योंकि 43% ऑफ द पब्लिक इज engaged in agriculture, majority is in agriculture। भले इस मेजोरिटी को प्रॉपर गेन्स नहीं मिल पा रहे हैं, प्रॉपर आउटपुट नहीं मिल पा रहा है, स्टिल वो इसी में काम कर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट हैव द रिक्वायर्ड स्किल्स एंड रिक्वायर्ड स्किल सेट और एजुकेशन टू टेक अप जॉब्स इन अदर सेक्टर्स। फिर सेकेंडरी सेक्टर का 17% और थर्ड इज टर्शरी सेक्टर, ठीक है। बस सीक्वेंस याद रखो कि वेस्टर्न कंट्रीज में सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर के लोग होते हैं, फॉलोड बाय इंडस्ट्रियल एंड देन एग्रीकल्चर। बट इंडिया में सबसे टॉप पे क्या आएगा, एग्रीकल्चर, देन सेकेंडरी एंड देन लास्ट पे टर्शरी, ठीक है। नाउ यहाँ पे पॉइंट्स दिए जनरल कि शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इज डिक्लाइनिंग शार्पली एंड सर्विस सेक्टर contributes approximately more than half. See, less people are engaged but contribution is really high. तो इसका मतलब क्या है, आपको टर्शरी सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट, बट पीपल आर नॉट एबल टू शिफ्ट बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजंस, ठीक है। सो मेजोरिटी पीपल एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर दे आरंट एबल टू जनरेट इनफ ऑफ इनकम, जिसके वजह से अपना जीडीपी थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो जाता है, ठीक है, बट द सिनेरियो इज इम्प्रूविंग डे आफ्टर डे। चलो थोड़ा और आगे जाते हैं। नाउ another difference which we'll find between our country and the other Western countries is the proportion of people engaged in regular salaried jobs. Like लोग जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट करते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे उनकी सैलरी आ रही है, ऐसे बहुत कम लोग हैं, ठीक है। इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल हैव गॉट फ्लक्चुएटिंग एंड इरेगुलर सैलरीज, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द important differences। अब इंडिया का थोड़ा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देख लो। 52% आर सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद का काम करते हैं, ठीक है, 52%। 24% आर रेगुलर सैलरीड एंड अगेन 24% आर कैजुअल लेबरर्स, ठीक है, जिनको डेली वेज के बेसिस पे सैलरी मिलती है, या ऐसे उनका रेगुलर कुछ नहीं, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड सबसे ज्यादा है, मेजोरिटी पीपल आर सेल्फ एम्प्लॉयड इन इंडिया, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, वेरी इजी, ठीक है। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, आपको रेगुलर सैलरी मिलेगी, एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे लाइक पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, हॉलीडेज मिलेंगे, ठीक है। सो सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह जैसी चीजें ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलती है। बट अनऑर्गेनाइज में तो सैलरी ही रेगुलर नहीं मिल पाती है, तो बाकी की चीजें तो बिल्कुल नहीं मिलेंगी। सो व्हाट इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ अन ऑर्गेनाइज सेक्टर? ऑर्गेनाइज सेक्टर हम तब बोलेंगे जब किसी कंपनी में 10 या ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है थ्रू आउट द ईयर। Formal sector is the sector which consists of all units employing 10 or more people throughout the year. 10 is the criteria. It is the number of people that we want. ठीक है. And what is an unorganized sector on the other hand? Less than 10 workers throughout the year. Like if I am running let us say अ कैफे जिसमें मैं 4 लोगों को एम्प्लॉय करती हूँ साल भर में, सो मेरा कैफे ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा कि अनऑर्गेनाइज? ऑब्वियसली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा, बिकॉज लेस देन 10 वर्कर्स है, राइट। सो 10 इज द क्राइटेरिया।
फिर ऑर्गेनाइज में और एक पॉइंट क्या आता है कि ये जो पूरा ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंडर आने वाली कंपनीज है, दे आर फॉर्मली रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के साथ ये रजिस्टर हुई होती है, एंड गवर्नमेंट रेगुलर चेक करती रहती है वेदर इनके एम्प्लॉयज को प्रॉपर फेयर सैलरीज मिल रही है कि नहीं, वेजेस, पेंशन्स, सारी सेफ्टी या सारी मेडिकल बेनिफिट्स वगैरह मिल रहे हैं कि नहीं। ठीक है। On the other hand, unorganized sector is that sector which employs less than 10 workers throughout the year. It is not registered with government, and there's no regular salary and no benefits like pensions. Pensions जैसी कुछ benefits नहीं होती है। अब फैक्ट की बात ये है जो आपको बहुत अच्छे से दिमाग में डाल लेना है कि इंडिया में ओवर 90% पीपल आर एंगेज्ड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ओवर 90%, वेरी इंपॉर्टेंट। कैन यू इमेजिन, लाइक ओनली 10 to 12% पीपल आर एंगेज्ड इन द फॉर्मल सेक्टर, और बाकी सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एंगेज्ड है। क्योंकि हमने देखा मेजोरिटी पीपल आर स्टिल डूइंग एग्रीकल्चर, उसमें तो अनऑर्गेनाइज ही माना जाएगा, राइट? सो 90% से ज्यादा लोग इंडिया में किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज सेक्टर की कैटेगरी में। अब सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ स्मॉल साइज ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर, हमारा सिर्फ 10 या इवन लेस % लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसके बैड इफेक्ट्स क्या होंगे? देखो, सबसे पहले people won't have a good experience with, like they won't be able to properly socialize with others, right? So उनको exposure भी काफी कम मिलेगा अगर organized sector में इतने कम है तो। few people have experience in large firms where they get to meet people from different backgrounds. So यहाँ पे exposure वाली बात आ गई, यहाँ पे सोशलाइजेशन वाली बात आ गई। ठीक है, तो ये काफी लिमिट हो जाएगा, ये सारी अपॉर्चुनिटीज लिमिट हो जाएंगी। फ्यू पीपल हैव एक्सेस टू सिक्योर जॉब्स, बहुत कम लोगों के सिक्योरिटी है जॉब की। ठीक है, इनफॉर्मल में तो तुम्हारा एम्प्लॉयर तुम्हें कभी भी निकाल सकता है, यू हैव नो गारंटी। ठीक है, देन unorganized sector में people cannot collectively fight for their own rights, like proper wages, extra benefits like pensions, like medical insurances, ठीक है, safe working conditions, ये सारे strikes, unions वगैरह भी नहीं कर सकते once you belong to an unorganized sector। ठीक है, so ये सारे ill effects है for a person who belongs to एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, एंड कंट्री के लिए भी मैक्रो लेवल पे भी ये काफी बैड इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, नाउ एक टर्म आती है जो हमने बहुत बार पढ़ी है, क्या है वो टर्म? डिसइन्वेस्टमेंट। पूछेंगे एग्जाम में व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट, क्या बोलोगे? गवर्नमेंट अपनी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज प्राइवेट सेक्टर को बेचती है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? अपने शेयर्स बेच रही है, जिसको हम डिसइन्वेस्टमेंट का नाम देंगे। ठीक है, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सेल इट्स शेयर इन सेवरल पब्लिक सेक्टर कंपनीज, सो इसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। नाउ many government workers, they are scared that after disinvestment they might lose their jobs, obviously, कि अगर गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर कंपनीज को बेच रही है, छोटे छोटे टुकड़े कर रही है उसके, सो उनकी जॉब सिक्योरिटी का तो कुछ गारंटी नहीं है ना। तो इसलिए लोग अभी डरने लगे हैं कि ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट कर लिया तो मैक्रो लेवल पे बिल्कुल अच्छा नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एग्जाम्पल दिया मॉडर्न कंपनी, मॉडर्न ब्रेड कंपनी। ये एक ब्रेड मेकिंग कंपनी थी जिसने 2001 में खुद को प्राइवेटाइज कर लिया। इट प्राइवेटाइज्ड इटसेल्फ। ये एक्चुअली एक गवर्नमेंट कंपनी थी, बट इसने इस खुद को प्राइवेटाइज कर लिया, एंड इट बिकेम द फर्स्ट कंपनी टू बी प्राइवेटाइज्ड इन इंडिया। और 60% वर्कर्स, इसके जो वर्कर्स जॉब कर रहे थे इस कंपनी में, दे वर फोर्स्ड टू रिटायर इन द फर्स्ट 5 years, एंड इट बिकम्स सो अनस्टेबल कि इतने सारे वर्कर्स को अब जॉब ढूंढनी है, ठीक है, इन द कंट्री। सो इट इज वेरी वेरी लाइक नॉट वर्किंग। ठीक है, अगर आप ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप एम्प्लॉयर्स का, सॉरी एम्प्लॉयज का
बहुत ज्यादा नुकसान करते हो, राइट? देन मोर एंड मोर कंपनीज दे आर एक्चुअली रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज। परमानेंट एम्प्लॉयज रिड्यूस किए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि मोस्टली कंपनीज आजकल आउटसोर्स करने लगी है अपना काम, यानी बाहर के देशों में अपना काम भेज देती है। इससे क्या होता है, दे गेट चीप लेबर, जिनको लो वेजेस देने पड़ते हैं, ठीक है। सो आउटसोर्सिंग से आजकल कंपनीज अपना काम चला रही हैं, दैट्स व्हाई दे आर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज, जिससे उनको काफी लो वेजेस देनी पड़ती है, चीप लेबर मिल जाता है, क्वालिटी वर्क हो जाता है, ठीक है। अब जो स्मॉलर कंपनीज होती है उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होती है? सबसे पहले चीप लेबर, लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस। सो ये मोस्टली तुम्हें मिलेगा इनफॉर्मल सेक्टर में, इनफॉर्मल सेक्टर में, ठीक है। एंड इसलिए गवर्नमेंट दरख्वास्त करती है लोगों से कि आप ज्यादा से ज्यादा फॉर्मल सेक्टर में आने की कोशिश करिए, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल द कंपनीज, इवन द गवर्नमेंट ones, now practice some form of outsourcing and contracting. Why? Because there's a lot of money which is saved. You get quality of work, ठीक है, you get quality raw material which is also cheap. Then आपको चीप लेबर का पॉइंट हो गया। सो आउटसोर्सिंग करने से आपके बहुत रिसोर्सेस बच रहे हैं एंड टाइम भी बच रहा है। इसलिए बहुत सारी कंपनीज इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे आर आउटसोर्सिंग मोर एंड मोर एंड कॉन्ट्रैक्टिंग मोर एंड मोर, ठीक है। अब एक समरी प्रोवाइड करी एनसीईआरटी बुक ने कि इंडिया में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होना चाहिए ना। इंडिया इज स्टिल लार्जली एन अग्रेरियन कंट्री, very very known fact, ठीक है। Then few people they've got access to secure jobs. Obviously we decided कि over we have just now read कि over 90% people they are in the informal sector right now, ठीक है। Then very less are regular salaried, बहुत ही कम है regular salaried, majority तो self employed है। casual wage laborers की भी मात्रा ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। अब एक सेक्शन आ गया है जो काफी इजी है, जो कहता है कि लोग जॉब ढूंढते कैसे हैं, हाउ पीपल फाइंड जॉब्स। तो आपने ये बहुत सुना होगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस होते हैं जिसमें लोगों को जानकारी मिलती है कि वेकेंसीज कहाँ कहाँ है, ठीक है। जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, यू कैन सर्च फॉर एम्प्लॉयमेंट देयर, ठीक है। सो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे यू कैन फाइंड जॉब। देन देर आर एडवर्टीजमेंट्स इन द न्यूज़पेपर, ऑन द टेलीविजन। देन पर्सनल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ठीक है, कि आपके रिलेटिव्स ने आपको कहीं पोस्टिंग दिला दी अपने सोशल रिसोर्सेस यूज करके, ठीक है। सो देन देर इज जॉब रिक्रूटमेंट थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होता है, जॉबर्स बोलते हैं ना। कानपुर में जो टेक्सटाइल मिल्स होते हैं उधर के कॉन्ट्रैक्टर्स को एक स्पेशल नाम दिया है, वो नाम क्या है? मिस्त्रीज। कानपुर में मिस्त्रीज होते हैं। मिस्त्रीज क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ठीक है। now दिस इज ऑल्सो CUET क्वेश्चन, सो सारी जो 1 मार्कर्स है नोट करते चले जाओ। देन हु आर बदली वर्कर्स? बदली वर्कर्स कौन होते हैं? इनकी बदली हो जाती है, बदली यानी इनका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, टेम्पररी वर्कर्स है, दे आर टेम्पररी, दे आर नॉट परमानेंट, ठीक है। सो बदली वर्कर्स कौन होते हैं? सब्स्टिट्यूट फॉर रेगुलर परमानेंट वर्कर्स हु आर ऑन लीव। यानी मान लो किसी रेगुलर परमानेंट वर्कर को किसी काम से जाना पड़ रहा है 10 दिन के लिए, सो वी ब्रिंग इन बदली वर्कर्स हु विल वर्क फॉर 10 days एंड देन लीव। इनको स्टेटस और ज्यादा सोसाइटल रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है बदली वर्कर्स को, दे आर जस्ट टेम्पररी वर्कर्स जिनको यूज किया जा सकता है एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर रेगुलर परमानेंट वर्कर्स। फिर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज आपको किस किस फॉर्म में दिखेगी? सबसे पहले तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर लो, जो मेजोरिटी ऑफ इंडिया कर रहा है, या तो आप कैजुअल वेज लेबरर बन जाओ या रेगुलर सैलरीड बन जाओ, ठीक है। सो 2 to 3 ऑप्शंस हियर, कैजुअल वेज लेबरर, रेगुलर सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये एम्प्लॉयमेंट के एस्पेक्ट या अपॉर्चुनिटीज आपको दिखते हैं, ठीक है।
अब रिसेंट गवर्नमेंट ने स्कीम्स कौन सी लाई जिससे लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में या एम्प्लॉयमेंट में इन जनरल काफी मदद मिली। ठीक है, सो फर्स्ट स्कीम इज मुद्रा, सिर्फ नाम याद रख लो, आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, मेक इन इंडिया स्कीम फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यू कैन ऑल्सो एड मनरेगा हियर, बट ये रूरल एरियाज के लिए चला जाएगा, रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए चला जाएगा, वही ना, बट एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, सो लेट अस गो अहेड नाउ। हाउ इज वर्क कैरिड आउट? वेरी इजी सेक्शन अगेन। यहाँ पे मैनेजर की बात करिए कि मैनेजर तो हर कंपनी में होते हैं, बट उनका एक्चुअल काम क्या होता है? उनका काम होता है कंट्रोलिंग वर्कर्स। वर्कर्स को आप अच्छे से कंट्रोल करके रखिए, ज्यादा से ज्यादा उनसे काम निकलवाना, ये काम मैनेजर का होता है। ठीक है, अब ये ज्यादा से ज्यादा काम निकलवाए कैसे? तो उसके दो तरीके हैं। सबसे पहले, यू एक्सटेंड द वर्किंग आवर्स। काम यानी जो टाइम पीरियड होता है 8 घंटे है तो 10 घंटे कर दो। ठीक है, इससे लोग ज्यादा काम करेंगे, इससे लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे आपकी प्रोड्यूस में, प्रोडक्शन में। ठीक है, और द सेकेंड ऑप्शन इज इंक्रीज द अमाउंट दैट इज प्रोड्यूस्ड विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। यानी टाइम तो उतना ही रखिए आप, बट इंक्रीज क्या करना है? प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। ये कैसे होगा मैम? ये कैसे होगा? सो ये होगा मशीनरी से। आपने मान लो एक मशीनरी ला ली, मशीनरी 5 लोगों के बराबर का काम कर देगी। ठीक है, एंड दिस इज हाउ यू कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन। ठीक है, अभी तक आई गेस एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने स्टार्टिंग में बताए थे उस पे ज्यादा एम्फेसिस डालो। पढ़ना सब है, लेकिन उस पे ज्यादा एम्फेसिस और फोकस डालो। अब ये बॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क्स और महात्मा गांधी ये दो ऐसे पर्सनालिटीज थे जिन्होंने कहा था कि मैकेनाइजेशन इज अ डेंजर टू एम्प्लॉयमेंट। जैसे जैसे आप मशीन कल्चर ला रहे हो, जैसे जैसे कंट्रीज को इंडस्ट्रियलाइज कर रहे हो, वैसे वैसे ह्यूमंस को खतरा पहुंच रहा है। there's a danger to the employment of humans, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, स्टैग्नेशन हो जाएगा। इसलिए थोड़ा धीरे धीरे मैकेनाइजेशन करिए। Two personalities who were against mechanization, who saw mechanization as a danger to employment, were Marx and Mahatma Gandhi. ठीक है? Now, as I already have mentioned, that time slavery in IT sector is an important part of this chapter. इस पे question आ सकता है. So, what points I've written it इन अ वेरी क्रिस्प एंड अ ब्रीफ मैनर। इधर आपको थोड़ा इलेबरेट करना पड़ेगा एग्जाम पेपर में, पॉइंटर्स ये रहेंगे। ठीक है, सो टाइम स्लेवरी इन आईटी सेक्टर के बारे में आप क्या लिखोगे? ऑब्वियसली लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, 10 to 12 आवर्स पर डे। ये बहुत कम हो गया वैसे तो। ठीक है, सो लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, टेक्स्ट बुक में लिखा है 10 to 12 आवर्स पर डे वर्क। ठीक है, देन ओवरनाइट जॉब होता है ड्यू टू अ टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड द क्लाइंट साइड। यानी आपको रात भर जाग के आईटी सेक्टर में काम करना पड़ता है। व्हाई इज दिस सो? बिकॉज जो क्लाइंट्स होते हैं वो ऑब्वियसली फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं, अदर कंट्रीज के, और उनके कंट्री में और इंडिया में टाइम डिफरेंस है, विच इज वाई हमारे एम्प्लॉयज को यहाँ पे जागना पड़ता है। दे हैव टू स्टे अप लेट टिल लेट नाइट, दे हैव टू डू द ओवरनाइट ड्यूटी। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इससे बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस आपके टेक्स्ट बुक में लिखे हैं। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस कि धीरे धीरे जॉइंट फैमिलीज बढ़ गई है, क्योंकि घर पे अगर बच्चे हैं और मम्मी पापा अगर आईटी जॉब में बिजी हैं, तो हु लुक आफ्टर द किड्स? एंड दैट्स व्हाई ग्रैंड पेरेंट्स आर टाइड अप। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स को साथ में रहने के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, जॉइंट फैमिली कल्चर धीरे धीरे बढ़ रहा है ड्यू टू दिस फिनोमिना ऑफ टाइम स्लेवरी इन आईटी सेक्टर। एंड ओपनिंग आवर्स, जो ओपनिंग आवर्स हो रहे हैं दुकानों के, अलग अलग कंपनीज के, वो भी थोड़े लेट हो गए हैं। बिकॉज अगर रात भर आप काम करोगे तो यू विल गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, राइट? सो ओपनिंग आवर्स धीरे धीरे डीले हो रहे हैं, जॉइंट फैमिली कल्चर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। सो दीज आर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए। वेरी इंपॉर्टेंट नाउ,
क्या इंपॉर्टेंट है ये? किसने बोला कि मशीनरी वर्कर्स को डीस्किल करती है? हु गेव द स्टेटमेंट दैट मशीनरी एक्चुअली इज डीस्किलिंग वर्कर्स? यानी जैसे जैसे आप मेकेनाइजेशन ला रहे हो, people are getting lazy, people are not ready to learn skills. And who said this? किसने कहा था? ये सीयूईटी में क्वेश्चन आएगा. हैरी ब्रेवरमैन. हैरी ब्रेवरमैन said that machinery de-skills workers. So आप देख रहे हो, अलग अलग नाम जब आते हैं, you have to get alert. सीयूईटी में क्वेश्चंस आ सकते हैं. मार्क्स और महात्मा गांधी ने कहा था मैकेनाइजेशन इज अ डेंजर टू एम्प्लॉयमेंट, एंड हैरी ब्रेवरमैन सेड मशीनरीज दे डी-स्किल वर्कर्स. ओके, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन आ गया है अबाउट द वर्किंग कंडीशंस. नाउ वर्किंग कंडीशंस में आपको दो इंडस्ट्रीज के बारे में यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा. पहली इंडस्ट्री इज योर कोल माइन इंडस्ट्री एंड दूसरी इज योर फिश इंडस्ट्री. ठीक है, कोल माइन इंडस्ट्री के बारे में एक 6 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, रहता है यूजुअली. सो आपको बोलेंगे डिस्क्राइब द वर्किंग कंडीशंस इन द कोल माइन इंडस्ट्री एंड यू विल बिगिन द आंसर. ये सारे पॉइंटर्स लिख के आने हैं. क्या है देखो, कोल माइन इंडस्ट्री अप्रोक्सीमेटली 5.5 लाख वर्कर्स को एम्प्लॉय करती है. ठीक है, एंड there was an act in 1952 जो पास किया गया था by the government of India, जिसका नाम था Mines Act 1952. Now this Mines Act 1952, it gave various rules regarding the working conditions, the safety rules, the extra additional जो payment, the bonus rules, ये सारे rules दिए थे regarding the coal mine industry functioning. ठीक है, so ये जो माइंस एक्ट 1952 है, व्हाट डज इट डू? इट स्पेसिफाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक. हर एक हफ्ते में मैक्सिमम एक पर्सन कितना काम करेगा कोल माइंस में. दिस वाज स्पेसिफाइड इन दैट एक्ट. इट ऑल्सो सेड दैट it also mentioned the need to pay overtime for any extra work, and also safety rules were also mentioned there. तो 3 चीजें माइंस एक्ट 1952 मेंशन करता है: मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक, नीड टू पे ओवरटाइम एंड सेफ्टी रूल्स. ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, रूल्स में बी फॉलोड इन बिग कंपनीज. ये जो रूल्स सारे बनाए गए ये बिग कंपनीज में तो फॉलो हो सकते हैं, बट जो स्मॉलर माइंस और क्वारीज है उनमें बिल्कुल ये रूल्स फॉलो नहीं किए जाते. पीपल आर कैलस देयर. ठीक है, अब सब कॉन्ट्रैक्टिंग जो होता है वो कोल माइन इंडस्ट्री में तो बहुत वाइड स्प्रेड है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर्स लाते हैं वर्कर्स को, दे डोंट मेंटेन प्रॉपर रजिस्टर्स. इनकी वजह से काफी एक्सीडेंट्स और एक्सीडेंट्स होते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ये अवॉइड करते हैं. ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्टिंग सिस्टम इज वेरी वेरी वाइड स्प्रेड इन द कोल माइन एरिया. ठीक है, अब जनरली एक रूल होता है कि आपने अगर कहीं माइनिंग करा लिया है, सो यू हैव टू, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कवर अप द ओपन होल्स. जो आपने होल्स कर दिए ना माइनिंग के लिए, इनको रिस्टोर करना और इनको कवर अप करना, इट इज टेक्निकली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. एनवायरमेंटली सूटेबल होगा ये, अदरवाइज बहुत लैंड डिग्रेडेशन और बहुत सारी अलग अलग न्यू प्रॉब्लम्स आ जाएंगी. बट आफ्टर माइनिंग ये चीजें मेजॉरिटी लोग नहीं करते हैं. ठीक है, ये मेजॉरिटी जो पब्लिक होती है माइनिंग की, दे डोंट फॉलो दिस रूल, दे डोंट कवर द ओपन होल्स. नाउ माइनिंग में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे अंडरग्राउंड माइंस, ओवरग्राउंड माइंस. तो हर एक टाइप की माइन में अपने हजार्ड्स होते हैं. जैसे अंडरग्राउंड माइंस में देयर इज अ चांस ऑफ फ्लडिंग फायर्स, कोलैप्स ऑफ रूफ्स. ठीक है, गैस एमिशन, वेंटिलेशन फेलियर्स, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, और वर्कर्स को डिसीजेस लाइक ट्यूबरक्लोसिस और सिलिकोसिस हो सकते हैं. ठीक है, इफ यू डोंट टेक प्रॉपर केयर ऑफ देयर हेल्थ. ठीक है, और माइनिंग इज ऑब्वियसली अ वेरी डेंजरस जॉब. ठीक है, देन ओवरग्राउंड माइंस में क्या क्या हजार्ड्स हैं? हॉट सन, रेन. ठीक है, बारिश आ जाएगी, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, माइन ब्लास्ट हो सकता है,
जो ऑब्जेक्ट्स आप पूरा ऐसे, एक्चुअली माइनिंग में यू आर डूइंग नथिंग बट ब्रेकिंग द लैंड, सो सारे फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स वगैरह आप पे गिर सकते हैं. सो देयर इज अ लॉट ऑफ, दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस जॉब. ठीक है. एंड इसी पे आपको ये सारे पॉइंट्स लिख के आने फॉर 6 मार्क्स. ठीक है. एंड आई होप ऑल द पॉइंटर्स आर वेरी वेरी क्लियर. आगे चलते हैं फिशिंग इंडस्ट्री की तरफ. तो फिशिंग इंडस्ट्री में फिश प्रोसेसिंग प्लांट्स जनरली सिंगल वुमेन एम्प्लॉय करती है. अब ये वुमेन कहाँ से आती है? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला. ऑब्वियसली फिशिंग का मोस्टली एरिया है ये. एंड यंग वुमेन are seen as submissive workers. They don't have that bargaining ability. ये ज्यादा like they are very submissive. जो आप उनसे कहोगे वो आप करेंगे. ठीक है. They don't have arguing or bargaining skills which develop in the later stages of age with experience. ठीक है. So 10 to 12 of these women, they are housed in small rooms. इनको छोटे छोटे कमरों में रखा जाता है. These workers have little time to socialize, and whatever little time and money they have to spend it with the other migrants. ये अपने फैमिली से दूर रहते हैं. ठीक है. इनका सोशलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, इनका एजुकेशन वैसे ही रह जाता है. सो ये सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज की एक फ्रेमवर्क आपको ये बुक बताती है. ठीक है. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन कमिंग, जिसमें आपको याद रखना है द प्रोसेस ऑफ बीडी इंडस्ट्री. बीडीज कैसे बनाई जाती हैं. ठीक है. अब बीडी मेकिंग इज अ होम बेस्ड वर्क, घरेलू काम है ये. यानी एक्चुअली गांव में, अगर आप गांव में कभी जाते हो, यू कैन सी दैट पीपल आर एक्चुअली वर्किंग इन देयर होम्स. दे आर डूइंग अ होम बेस्ड वर्क. अब ये होम बेस्ड वर्क में कैसे कैसे काम आते हैं? मैन्युफैक्चर ऑफ लेसेस, जरीज, ब्रोकेड्स, कारपेट्स, बीडी, हैंडीक्राफ्ट्स, अगरबत्तीस, ये सारी चीजें होम बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं. राइट. And these home-based works, they're mostly done by women and children, right? ये सारी होम बेस्ड वर्क का एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसमें एक एजेंट का रोल होता है. ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का वर्क है, यानी एजेंट रॉ मटेरियल देगा सारी विमेन और चिल्ड्रन को, एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स उनके घरों से उठा लेगा. ठीक है. एंड ये जो होम वर्कर्स होते हैं, दे आर पेड ऑन अ पीस रेट बेसिस. जितने पीसेस आप लेसेस के, जरी के, उनको कारपेट्स के जितने पीसेस दोगे, उतने रेट पे आपको पैसा मिलेगा. यानी पर पीस ऐसा कुछ डिसाइडेड अमाउंट होता है. ठीक है. इसको हम बोलते हैं पीस रेट बेसिस. अब द प्रोसेस ऑफ मेकिंग बीडी, इस पे भी क्वेश्चंस देता है सीबीएसई बीडी इंडस्ट्री पे. आपको बोलेंगे ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ बीडी मेकिंग. ठीक है. इसमें आपको क्या बोलना है कि विलेजर्स वो फॉरेस्ट से तेंदू लीव्स प्लग करते हैं. Villagers, they pluck tendu leaves from the forests, they sell it to the forest department, और forest department प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को ये लीव्स देता है. ठीक है. प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स फिर क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्टर्स ये हाउस होल्ड्स को लीव सप्लाई करते हैं. अब ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे विलेजेस कितने लीव्स प्लग कर सकते हैं? 100 बंडल्स ऑफ लीव्स, जिसमें 50 लीव्स होनी चाहिए. यानी 100 बंडल्स ऑफ 50 लीव्स ईच डे. ठीक है. और गवर्नमेंट ये लीव्स को ऑक्शन करती है टू द बीडी फैक्ट्री. एंड देन ये कॉन्ट्रैक्टर्स को बीडी फैक्ट्री से लीव्स उठाने पड़ते हैं, एंड देन they supply the leaves to the households में women and children home based work करके बीड़ी बना के they again give it to the contractors. अब ये प्रोसेस होता कैसे है? women they roll the बीडीज and dampen the leaves and cut them, fill the tobacco evenly and then tie a thread. This is the process. ये process बताइए कि how is that बीड़ी made? Okay. Then contractor picks up these BDs and sells them to the government. Back to the manufacturers. अब ये manufacturers का क्या काम होता है? Manufacturers को जो बीड़ी मिलती है उस पे वो उनको रोस्ट करते हैं. बीडीज को दे रोस्ट, प्लस खुद का टैग लगा देते हैं, खुद की कंपनी का नाम लिख देते हैं. ठीक है. मतलब जो बीडी जिस
काम तो किसी और ही ने किया है, टैग लग गया इनका, ठीक है। सो एक ब्रांडिंग उनका लग जाता है मैन्युफैक्चरर्स का। दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ बीडी मेकिंग, ठीक है। सबसे पहले विलेजर्स फॉरेस्ट से तेंदुआ लीव्स प्लग करेंगे, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स भी लीव्स प्लग करेंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सेल करेंगे। ऑन एन एवरेज 100 बंडल्स ऑफ 50 लीव्स ईच पर पर्सन कर सकता है। देन गवर्नमेंट ये लीव्स ऑक्शन करता है बीड़ी फैक्ट्री को, फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्टर्स को लीव्स देती है, जो होम वर्कर्स को, हाउस होल्ड वर्कर्स को ये लीव्स सप्लाई करते हैं। देन women दे रोल द बीडीज, dampen the leaves, cut them, fill the tobacco evenly and tie them with a thread, and then वापस कॉन्ट्रैक्टर ये बीडीज, बनी हुई बीडीज लेता है, sell them to the manufacturer who roasts them and puts his own brand name. That's all, ठीक है। अब इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है एंड यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। चलो, अब मैन्युफैक्चरर जो वो बीडी पे अपना ये देता है, ब्रांडिंग देता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल करता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स देन आपके होलसेलर्स को सेल करते हैं, होलसेलर्स पान शॉप्स में, नेबरहुड आपने देखे होंगे बहुत सारे पान शॉप्स होते हैं, तो उसमें जो बीडीज वगैरह आती हैं वो कहाँ से आती है, ये सारी प्रोसेस, हेफ्टी प्रोसेस के बाद यू गेट दैट बीडी, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्राइक्स एंड यूनियंस। स्ट्राइक्स एंड यूनियंस में आपको ये याद रखना है कि ये फीचर्स आपको सिर्फ फॉर्मल सेक्टर देता है, इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज सेक्टर आपको ये फीचर नहीं देगा। यू कैन नॉट फॉर्म अ स्ट्राइक और अ यूनियन वंस यू बिलोंग टू एन इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। आपकी अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट आती है, आपको ये प्रोविजन नहीं दिया गया है। So strikes and unions are a part of formal sector. अब स्ट्राइक क्या होता है, यूनियन लॉकआउट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और एक बहुत बड़ा स्ट्राइक हुआ था, द बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक। ये कब हुआ था, 1982। तो इसके बारे में भी आपको लिखने को आता है बोर्ड्स में। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये टॉपिक मत छोड़ के जाना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक स्ट्राइक क्या होता है, स्ट्राइक में आपने देखा भी होगा कि वर्कर्स काम पे नहीं जाते हैं, ठीक है। वर्कर्स दे आर डिमांडिंग अ प्राइस हाइक और वो काम पे नहीं जाना चाहते हैं। एंड एक स्ट्राइक पे जाना एक बहुत ही रूथलेस और एक बोल्ड डिसीजन होता है, क्योंकि मैनेजर्स में ट्राई टू यूज सब्स्टिट्यूट लेबर, और काम तो वैसे भी चलेगा, कंपनी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ वर्कर्स का ही नुकसान होगा जो स्ट्राइक पे गए हैं, ठीक है। सो इट्स अ वेरी बोल्ड स्टेप, ठीक है। एंड हाउ इज लॉकआउट डिफरेंट फ्रॉम अ स्ट्राइक? वेल, लॉकआउट इज व्हेन मैनेजमेंट shuts the gate and prevents workers from coming. Strike में workers are voluntarily not going to work, but lockout में they are forced to uh, uh, forced not to work, ठीक है। So management actually, मतलब कंपनी ही नहीं चाहती कि आप काम करें, ठीक है। वर्कर्स आर फोर्सिबली प्रिवेंटेड फ्रॉम वर्किंग, ठीक है। नाउ, बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक ऑफ 1982 के बारे में आपको क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहले, हु वाज द मेन लीडर? डॉक्टर दत्ता सामंत, ओके। बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक 1982 का मेन लीडर वाज डॉक्टर दत्ता सामंत, एंड दिस स्ट्राइक affected many millions of workers and their families. ये ऑब्वियसली स्ट्राइक बेटर वेजेस और बेटर वर्किंग कंडीशंस के लिए लगाया गया था, ठीक है। अभी तक क्या लर्न हुआ? बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक ऑफ 1982, हु वाज देयर लीडर? इट वाज दत्ता सामंत, एंड इसने बहुत सारी मिलियंस ऑफ वर्कर्स और उनकी फैमिलीज को अफेक्ट किया। स्ट्राइक लास्टेड नियरली फॉर 2 years। की पॉइंट्स याद रखो, स्ट्राइक कितने देर तक चला? 2 साल तक चला। वर्कर्स की क्या डिमांड्स थी? बेटर वेजेस एंड द राइट टू फॉर्म देयर ओन यूनियन। 2 डिमांड्स थी, एक तो हमारी वेजेस इंप्रूव कर दो, बढ़ा दो हमारी तनख्वाह, और दूसरा ये रीजन था कि हमें खुद का यूनियन बनाना है, वी वांट टू मेक आवर ओन यूनियन, इसका हमें राइट दे दो। यूनियन बनाना इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। आपको बहुत सारी
प्रोसेस है, एक बहुत लंबी प्रोसीजर रहती है. सो इनको दो चीजें चाहिए थी, बेटर वेजेस एंड राइट टू फॉर्म देयर ओन यूनियन, to demand, to look after all the rights which they are getting. Then slowly after 2 साल तक ये स्ट्राइक चला. कैन यू इमेजिन सच अ लॉन्ग टाइम पीरियड. धीरे धीरे लोगों का पेशेंस कम होता चला गया एंड दे स्टार्टेड गोइंग बैक टू वर्क बिकॉज दे वर ऑब्वियसली वेरी डेस्परेट. दे वांटेड मनी, they wanted money for survival, right? So उनके desperation के कारण they had to go back. स्ट्राइक उन्हें तोड़ के वापस जाना पड़ा. Nearly 1 lakh workers, they lost their job. 1 लाख लोगों ने अपना जॉब खो दिया एंड दे वेंट बैक टू देयर विलेजेस. उनको अपने गांव वापस जाना पड़ा. मेनी वेंट टू देयर विलेजेस. दे टुक अप कैजुअल लेबर. जहां नौकरी मिलती है वहां ले ली. सो इट हैड अ वेरी वेरी हार्श इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ वर्कर्स. So I hope all the topics are clear by now. Just put emphasis on the most important topics, learn them well, and सारा कुछ पढ़ के जाओ बट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे थोड़ा ज्यादा एम्फेसिस होना चाहिए. ठीक है. सो थैंक यू सो मच. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ह्यूमैनिटीज.